आपसे परमिशन मांगेगा शायद। Call is now being recorded. तो मैं क्या बोलूं? आप अपनी बातचीत शुरू कीजिए। कहाँ से पूछना चाहेंगी आप, क्या जानना चाहेंगी? ओके। नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। आज एक बहुत ही खास मौका है और एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राष्ट्रीय गणित दिवस के बहाने, गणित के हवाले से हम लोग गणित के बहाने बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं और एक गणित के अनवरत सिपाही जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको सेना नायक भी कह सकती हूँ, लेकिन सिपाही कहना ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से वो सरल सहज रूप में गणित को जन जन तक सरल भाषा में ले जाने का काम कर रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े अभियान भी शायद उस काम को नहीं कर पा रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही एक सामाजिक और अकादमिक दायरे में एक बहुत ही सुपरिचित नाम है, बहुत सम्मान और अदब के साथ में जिनको लोग याद करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में गणित विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पूरा विभाग जो है उन्हीं के हवाले है एक तरह से। और पूरे उत्तराखंड के स्टूडेंट या कोई भी बहुत निशुल्क सेवा उनकी ले सकता है। उनके जो दरवाजे हैं, उनकी जो ज्ञान की जो पोटली है, वो हर किसी के लिए हमेशा खुली रहती है, रात बेरात कभी भी। तो ऐसे शख्स का हम बहुत सम्मान महसूस कर रहे हैं कि हमारे रेडियो में हम उनसे बात कर पा रहे हैं गणित दिवस के बहाने। डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सिजवाली जी, नरेंद्र जी, आप गणित की जो सेवा आप कर रहे हैं, क्या बचपन से सोचा था कि इस धारा में जाना है? अक्सर लोग गणित से डरते हैं, बच्चे डरते हैं, खासकर पहाड़ी बच्चे डरते हैं। आप भी सुदूर पहाड़ के ही हैं। कैसा था गणित में आने का जो सफर था? और मैम, मेरे पिताजी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रहे। मैं और मेरी छोटी बहन ने पिताजी के साथ ही पढ़ा। पहले प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में, और पहाड़ में ही जीआईसी में सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ा। हमारी सारी ही पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में हुई और कॉलेज की पढ़ाई एमबीपीजी हल्द्वानी से हुई। ये कहना उचित नहीं है कि बचपन से ही गणित के प्रति ऐसा रुझान रहा है। ये कई बार मतलब इत्तेफाक था कि यहाँ तक पहुंच गए। मेरे पिताजी सामाजिक जो संदर्भ से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें काफी रुचि लेते थे, और बचपन से जैसे बीबीसी मैं बचपन से सुनते आ रहा था पिताजी के साथ रेडियो। कक्षा क्लास फर्स्ट में ही मैंने मतलब ये था कि रेडियो पर लगाना शुरू कर दिया था बीबीसी। सुबह और शाम मेरी ड्यूटी थी कि बीबीसी लगाओगे, सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। तो वो धीरे धीरे, हाँ जी, एक माहौल वहां से मिला, पिताजी ने एक माहौल दिया घर में। जी, ये उसके बाद वो बच्चों को भी बताते थे। जो प्राइमरी स्कूल की छोटी छोटी लाइब्रेरी होती थी, वो सारी लाइब्रेरी जहां जहां मेरे पिताजी रहे, हम लोगों ने वो सारी लाइब्रेरी पढ़ी। पूरी किताबें ज्यादा नहीं होती थी, 1 या 2 बक्से के बराबर किताबें मान लीजिएगा आप, और बाकी बच्चों को भी पढ़ाते थे। मेरे पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, लेकिन आज भी अगर मैं पिता के सामने अपने को रखता हूं तो अपने को कहीं नहीं पाता। उन्होंने वास्तव में बहुत शानदार सेवा दी विभाग को भी और समाज को भी, और एक शिक्षक होने का दायित्व निभाते हुए वो इतने बड़े मानक खड़े कर गए हैं कि वह उन्हीं को पूरा करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। गर्व होता है। और मैं अपने पिता की तरफ बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको मैंने देखा है काम करते हुए। समाज ने उनका मूल्यांकन किस रूप में किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी भी इस तरह के सारे शिक्षक साथियों पर गर्व है। अपने शिक्षक होने पर भी गर्व है। पिथौरागढ़ जिले में ही चंपावत था उस समय, चंपावत बाद में बना। तो चंपावत में तामली है एक एरिया, काफी इंटीरियर है। तामली से भी आगे तरकुली है, प्राथमिक विद्यालय तरकुली, काली नदी के किनारे। मेरी प्राथमिक शिक्षा वहां से शुरू होती है। और इसमें चंपावत से पूरा पैदल गए हम, पूरा पैदल है चंपावत से। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरे पिताजी सन 82-83 में जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बने तो मुझे भी अपने साथ वहीं ले गए। लोग आज पहाड़ के किसी शहर में रहते हुए भी कहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ कैसे बनेगा। अब भविष्य तुम्हारे ही बच्चों का कैसे हो सकता है? जिनके लिए आपकी नौकरी लगी है उन बच्चों का भविष्य भविष्य नहीं है क्या?
उस और दौर अगर में माएँ गाँव में रहकर काम किया करती थी और बच्चों को पिताजी अपने साथ ले जाते थे, भले ही वो सुदूर गधेरे में कोई स्कूल हो या कहीं भी स्कूल हो, तो बच्चे जी, उसी स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में पिता टीचर होते थे। बिल्कुल। मतलब ये देखिए मेरी माँ भी गाँव में रही। अल्मोड़ा जिले में धौलादेवी ब्लॉक में एक छोटा-सा कस्बा है भनोली। तो भनोली ग्राम सभा में भी हमारा जो गाँव है, वो ग्राम सभा में भनोली रोड हेड से 3.5 किलोमीटर पैदल है नीचे घाटी में। और माँ तो गाँव में ही रही। हम लोगों ने पिताजी के साथ पढ़ा। और उस समय मुझे लगता है कि जैसे ना और शिक्षकों के भी बच्चे पढ़ते थे। जब शिक्षक और बाकी सभी लोगों के स्टाफ के बाकी लोगों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, तो सबके हित जुड़े होंगे। और जब हित जुड़े होंगे तो ये काम भी करेंगे टीचर्स। और टीचर्स के काम करने की वजह से समाज में जो बाकी ग्रामीण लोग हैं उनका भी भरोसा होगा कि यार जब ये शिक्षक भी अपने बच्चों को यहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। और यही शायद रहा होगा कि हमारी पीढ़ी के अधिकतर लोगों ने सरकारी विद्यालयों से पढ़ाई की। जी, बिल्कुल। समय के साथ आप गौर करिएगा, शिक्षकों ने खुद को अपने बच्चों को दूर किया पहले तो। और सुनीता जी, एक बात तो तय है कि किसी भी व्यक्ति का जो हित है वो किसी काम के साथ जोड़ दीजिए तो वो मन लगा के काम करेगा। उसका हित भी जोड़िए ना कुछ। बिल्कुल। शिक्षकों ने अपने हित को हल्द्वानी में रख दिया। कुमाऊं के क्षेत्र में कहूँ तो शिक्षक, अधिकतर शिक्षक साथियों ने अपने जो हित हैं, जो उनके बच्चे हैं जहां जुड़े रहते, उनको जो छोड़ा हल्द्वानी। अब वो कह रहे हैं हम बाकी बच्चों का भला करेंगे उनका पहाड़ में, लेकिन अपने बच्चों का भला हम वहां नहीं कर पाएंगे। अब ये अपने आप में विरोधाभास है कि आप बाकियों के बच्चों का भला तो गांव में कर सकते हो, लेकिन उसी परिवेश में आपके बच्चों के लिए अंधकारमय भविष्य है, इसलिए उन्हें हल्द्वानी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जब हित नहीं जुड़ते तो कई बार फिर शिक्षक पेशे में भी गिरावट आती है सब तरफ ना। जी, जी, तो जी। पिताजी के अभी भी मैं सोचता हूँ, मेरे पिता वास्तव में उस दौर में भी बहुत शानदार शिक्षक के तौर पर रहे। और कक्षा 7 में था तब से हमारे घर में अखबार आना शुरू हुआ। पिथौरागढ़ जिले में रामेश्वर मंदिर के पास पिताजी प्राथमिक विद्यालय खूंटी में शिक्षक थे। तो एक गाड़ी जाती थी गंगोली हाट से पिथौरागढ़ रोडवेज की। उसके कंडक्टर को कुछ अतिरिक्त पैसे दिए जाएं हर महीने तो वो अखबार ले आता था एक, अमर उजाला। तो 7th से मैंने, वो हमें शाम को मिलता था अखबार, कई बार वो 2 या 3 दिन में भी मिलता था। एडिटोरियल पढ़ाना शुरू किया, समाचार पत्रों का जो संपादकीय पत्र होता है। शुरू में तो मन नहीं लगता था, लेकिन 12वीं तक आते आते महसूस हुआ कि इसके बिना तो अब आगे को मतलब लगेगा ही नहीं कि दिन में कुछ ना कुछ कमी हो ही जाएगी। और कॉलेज दौर में मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया था हल्द्वानी, तब से वो चल ही रहा है। जी। और ये पढ़ते पढ़ते 8th के बाद मेरे पिता का कहना था कि मैं सोशल साइंस में शायद ज्यादा अच्छा छात्र होऊंगा। और लेकिन पिताजी ने कभी जिद नहीं की ज्यादा, मतलब राय दी। जी, जी, जी। आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिता ने अन्याय भी किया, वो जिद करते थे और मुझे साइंस के बदले ह्यूमैनिटीज के लिए कहते तो शायद ज्यादा बेहतर था। क्योंकि बाद में मुझे बहुत बार महसूस हुआ, मैंने गणित में भी ठीक काम किया, लेकिन शायद मैं सामाजिक विज्ञान में ज्यादा बेहतर कर पाता, क्योंकि पिता की तरह मैं समाज से ज्यादा आसानी से कनेक्ट हो जाता हूँ। सर, मुझे लगता है कि आप गणित में रहकर तो समाज विज्ञान की सेवा कर सकते थे, लेकिन समाज विज्ञान में जाकर शायद गणित की नहीं कर पाते, तो अभी आप गणित में होकर दोनों की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह का आपका दायरा है नॉलेज का, जानकारी का, तो मुझे लगता है कि हर विषय को आप ठीक-ठाक पकड़ आपकी है और आप उसको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अन्याय नहीं हुआ है। नहीं ऐसा ठीक है, धन्यवाद आपका ऐसा सोचना। जी, जी, लेकिन जी। अगर मैं, कई बार महसूस होता है, कई लोगों को लगता है कि गणित बहुत ही कठिन विषय है। और हमारे जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उसमें ना एक हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं, हाइप बनाए जाते हैं चीजों के लिए। अति सरलीकरण, या तो जैसे हिंदी होगा तो माना जाएगा कि इससे सरल कोई चीज नहीं है। जबकि मैंने महसूस किया कई बार, कई चीजें, उपन्यास या कोई कहानी कई बार मैंने पढ़ी। यूट्यूब पे सिविल सर्विसेज के लिए विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं। कोई कहानी जब उन्होंने एक्सप्लेन की तो मुझे समझ में आया कि मैं तो ठीक उल्टा समझ रहा था।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अति सरल विषय है, समाजशास्त्र है या हिंदी है, और गणित अति जटिल विषय है, ऐसा नहीं है। गणित में जो चीजें हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर आप 10 रुपए का एक पेन खरीदते हैं और अब अगर आपने 2000 पेन भी खरीदने हैं तो आप 10 के हिसाब से ही गुणा करेंगे ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप 2000 पेन खरीदेंगे तो 10 रुपए का नहीं खरीदेंगे, हो सकता है 8 रुपए का या 7 रुपए का खरीदेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि गणित कठिन कहां पर है? वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम्म, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को भी जिसमें रूल है तो है, उसका कोई ऐसा बीच में चालाकी भी नहीं है, कहीं सरलता ऐसी थी। उसके बावजूद अगर बच्चे महसूस कर रहे हैं कि ये कठिन है, तो इसमें दोष शिक्षक साथियों का ही है। बिल्कुल, ना तो गणित का दोष है, ना बच्चों का दोष है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि गणित आपको तार्किक होना सिखा रही है ना। अब समाज को देख के तो लग ही नहीं रहा कि हमने गणित जैसा कुछ सीखा भी है वैसे जी। अभी तो। सर गणित को ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दुकान में जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और जोड़ो गुणा भाग वहां पर चल रहा है। क्या इतना ही रोल है गणित का या इसका दायरा कुछ और भी बड़ा है? कितना बड़ा है गणित, कितना अहम है? अगर गणित ना होती हमारे जीवन में, कितनी महत्ता है मैम, इसकी? एक बायो में एक शब्द है ना, इवोल्यूशन। चीजें इवॉल्व होती हैं समय के साथ, उनका दायरा बढ़ने लगता है। मतलब पहले एक कोशिकीय जीव रहा होगा, धीरे 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 बहुकोशिकीय जीव, और उसमें इतनी लंबी थ्योरी है कि हम आज वर्तमान स्वरूप में जीव जंतुओं को देख रहे हैं और खुद को भी समझ रहे हैं। ये केवल इवोल्यूशन थ्योरी, मेरा अपना मानना है, बायो में ही नहीं है, ज्ञान की सभी शाखाओं का यही हाल हुआ होगा। आप इसे मानिएगा कि मनुष्य ने चिड़ियों से गाना देखा होगा, उनको गाते हुए, और प्रकृति से संगीत शुरू हुआ होगा, और करते करते इतने राग और शास्त्रीय संगीत, इतनी बड़ी विधा बनी होगी ना, ये पहले दिन तो नहीं रही होगी। ऐसे ही गणित में भी शायद मनुष्य ने शुरू में तो गिनाई होगा, एक दो, एक टाइम के खाने की व्यवस्था हो पाई तो 2 टाइम की व्यवस्था, ऐसा कुछ सोचा तो यही होगा। अब उसे वो 1 2 3 कहे या 1 2 3 या कुछ और, पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों से गिने या कुछ और, तो शुरुआत तो जाहिर सी बात है कि अपने कबीले के लोगों की गिनती की होगी लोगों ने। कबीले में कितने लोग हैं, हो सकता है मुखिया ने उतने पत्थर रखे हों पोटली में। मनुष्य ने खेती बाड़ी शुरू की होगी, पशुपालन शुरू किया होगा, तो गिनना जरूरी रहा होगा कि मेरी कितनी गाय थी या कोई और दूसरा पशु जो भी पाला होगा। शुरुआत तो जाहिर सी बात है सामान्य हिसाब किताब के लिए ही रहा होगा। लेकिन मनुष्य की बौद्धिकता का स्तर रहा कि मनुष्य ने उसके बाद प्रकृति के बाकी रहस्यों को भी खोजने की कोशिश की। अब खोजने की कोशिश में लगातार जो है नेचुरल साइंस के लिए आपको गणित का सहारा लेना पड़ा। गणित आपके लिए टूल की तरह है। आपकी स्कूटी होगी, स्कूटी में एक टूल बॉक्स होता है छोटा सा। पहले तो वो टूल बॉक्स होना चाहिए, और दूसरा उस टूल बॉक्स का उपयोग करना आना चाहिए। तो शुरुआत में मुझे लगता है कि गणित एक टूल बॉक्स की तरह रही होगी। सर मैं बताना चाहूंगी कि स्कूटी में जो नेम प्लेट होती है, जी बीच में किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पूरा गणित का ही खेल है। नेम प्लेट जितनी भी बनती हैं, हाँ हाँ, गणित ना होती तो वो सब सीक्वेंस जो होता है पूरा स्टेट वाइज, वो भी ना होता। और मैम गणित में आपका पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड में एटीएम के जितने नंबरिंग हैं। इवन श्रीनिवास रामानुजन साहब ने पार्टीशन थ्योरी दी थी, एक नंबरों का पार्टीशन करने की थ्योरी है, और उसी के आधार पर हमारी एटीएम मशीन आपको अलग अलग पार्टीशन के नोट जिनके टोटल जोड़ के सही दे देती है। नोट जोड़ती है ना, आपने देखा होगा वो 100 के नोट भी निकाल देती है, 4 5, और 500, 1000, 2000, आजकल तो अब केवल 1 2 ही नोट निकल रहे हैं, लेकिन वो पूरी रेंज निकाल सकती है। ये तो कमाल है इन नई तो खोजों का गणित। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि इवोल्यूशन जब हुआ होगा, तो आपका प्रश्न ये था कि गणित क्या सामान्य हिसाब किताब तक सीमित है? मेरा मानना है एक दौर में तो इतना ही रहा होगा, लेकिन आज जो है गणित की जो भूमिका है वो बहुत विस्तृत है, बल्कि ज्ञान की सभी शाखाओं का यही हाल है।
मैं ऐसा कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि गणित नहीं, गणित पढ़ना जरूरी है जीवन में, बाकी कमतर है और गणित महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। ज्ञान की सभी शाखाएं अपने आप में लाजवाब है। जी मैम। अधूरी भी है एक दूसरे के बिना। हाँ मैम, आप कोई भी घर में बेहतर दाल भी बनाएंगी तो उसमें कई मसाले पड़ेंगे ना, कई चीजें होंगी। जीवन का कई सारे पहलू मैंने जो महसूस किए, लोग कहते हैं कि जिंदगी ऐसी है वैसी है, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मैंने तो महसूस किया कि अधिकतर लोगों की स्थिति वैसी ही है जैसी चार अंधे लोगों के सामने एक हाथी को खड़ा किया गया और उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो जिसने जहां पर जैसा महसूस किया उसने उतने को ही डिफाइन किया, उसने कहा कि ऐसा होता है। हमारी हालत भी अधिकतर लोगों की यही है। जिस दिन हम बड़े इंटरेस्ट के साथ दूसरे विषय को सीखते हैं, लगता है यार वहां भी कितनी सारी चीजें थी। मैंने हिंदी साहित्य को कई सारे कहानियां उनका विस्तृत जब पढ़ा तो मुझे कई बार महसूस हुआ अगर बचपन में ऐसा होता मैं 100% हिंदी पढ़ता। कई इतिहास की घटनाओं का जब विश्लेषण में पढ़ता हूं तो इतना मजा आता है। फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार जब हम देश की समस्याओं की तह पे जाते हैं तो लास्ट में आपको समझ में आता होगा कि हाँ, सामाजिक समस्याएं जो अपने आप में है, समस्याएं तो समाज की हैं, और आपको लास्ट में समाज में जितनी दिक्कतें हैं उन्हीं की वजह से कोई ना कोई समस्या उभरती है। अधिकतर समस्याओं की जड़ पे जाएंगे तो लास्ट में आपको सामाजिक ताने बाना जो हमारा है उसे समझना पड़ता है, तो आपको समाजशास्त्र में जाना ही पड़ता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सभी सर विषय अगर अपनी जगह महत्वपूर्ण उतने ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वहाँ पर कई सारे एसएलएम अब बन रहे हैं, जो लर्निंग मटीरियल बनाया जा रहा है और खेल-खेल में सिखाने की बात हो रही है बच्चों को, तो गणित को लेकर कितना प्रयोग हुआ है कि हम और सरल तरीके से बच्चों को समझा सकें? मैम, कुछ साथियों ने तो कुछ सालों में अच्छा प्रयास किया है। हुँ, कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ जिन्होंने मतलब चाहे उन्होंने यूट्यूब में सीखा हो, चाहे उन्होंने, अरविंद गुप्ता जी हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे अरविंद गुप्ता जी का बहुत शानदार काम है। खुद मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी और अपने यहाँ के बच्चों को बताई। मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि मैंने अरविंद गुप्ता जी की वेबसाइट से सीखा बहुत सारा। बहुत सारे साथियों ने अपने प्रयासों से टीचिंग लर्निंग मेथड और ये सब किया होगा। लेकिन ओवरऑल मैम, आज की स्थिति ईमानदारी से बताएं तो सरकारी शिक्षण संस्थान अपनी विश्वसनीयता की गंभीरता जो है ना, विश्वसनीयता जिसको कहते हैं, उस पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्योंकि जब बात फिर वही आती है, जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में, जो लोग सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें शासन प्रशासन के लोग भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी भी हैं, और इनमें से कोई भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजना चाहता। कम से कम माध्यमिक 12वीं तक तो ये लगभग स्थितियां हैं कि 95% से ज्यादा लोग खुद भरोसा खो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी इसी विभाग की वजह से निकल रही है, वो भरोसा खो चुके हैं। वो अपने बच्चों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में अब नहीं भेजना चाहते। जी। तो भाई, जब आप ही लोग नहीं भेजना चाहते और आप लोग, जो लोग इस विभाग की वजह से नौकरी चल रही है, कोई अलग अलग पदों पे ऊपर तक बैठे हुए हो, जब आप ही लोगों को इस विभाग पे भरोसा नहीं है अब, तो फिर अब जनता को भरोसा क्यों जगा रहे हो आप? जी, जी। करने वाले भरोसा खो चुके हैं। मतलब उनका अपना भरोसा नहीं है। आज रेयरेस्ट होगा कोई जो सरकारी कर्मचारी होगा और वो कह रहा होगा कि मुझे सरकारी विद्यालय में ही बच्चों को भेजना है। तो बिल्कुल। जो इस तरह के टीचिंग लर्निंग मेथड हैं, कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयास हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये यात्रा सफल तभी हो पाएगी जब सभी लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे। जी, जी। सर हाँ। एक सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि आप गणित ना लें तो गृह विज्ञान ले लीजिए। लेकिन लड़कों के लिए नेसेसरी होता है कि आपको गणित लेनी ही है। तो इससे कुछ किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? मैम, हमारे यहाँ हर चीज का वर्गीकरण है, हर चीज का। मैं अपने महाविद्यालय द्वाराहाट में महसूस करता हूँ कि लड़कियां समाजशास्त्र और हिंदी पढ़ेंगी, लड़के राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे।
मतलब राजनीति शास्त्र पौरुष का प्रतीक जैसा लगता है कईयों को, और समाज शास्त्र महिलाओं को समाज चलाना है, वो समाज शास्त्र पढ़ेंगी। ये धारणा मैंने द्वाराहाट में महसूस की, बहुत साल तक मैं देखता रहा। मैंने पूछा भी, अच्छा ऐसा भी होता है? मैं पहली बार देख रहा था। अच्छा, लड़के गणित पढ़ेंगे, लड़कियां बायो लेंगी। ये ऐसा भेदभाव हमने हर लेवल पर हमेशा किया है। मतलब हमारा पूरे समाज के डीएनए में भेदभाव इतना गहरा धसा है, हर चीज में भेदभाव दिखता है, हर लेकिन चीज। नई पीढ़ी थोड़ा इसको तोड़ती हुई नजर आ रही है। कई लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो जितने बच्चों को पढ़ाया उसमें बहुत सारी लड़कियों का योगदान अभूतपूर्व है। सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य की क्षमता जेंडर पे तय कैसे की जा सकती है, बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। और अगर मैं ये यहाँ साबित करने में लगूं कि लड़कियां भी गणित कर सकती हैं तो मैं बड़ा बेवकूफ हूँ। किसने कहा कि लड़कियां नहीं कर सकती? ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। बस कोशिश है कि ये मेंटल सेटअप जो माँ बाप का है, अगर हम उसे तोड़ पाए। कुछ बच्चों के माँ बाप से मैंने कई बार बातचीत की। कम से कम 3 केस मेरे पास ऐसे हैं जहां मैंने लड़कियों की शादी व्यक्तिगत प्रयास से रुकवाई, उनकी एमएससी पूरी होने दी कि आप पहले शिक्षा तो पूरी होने दीजिए उनकी। और उनका भी धन्यवाद कि उन लोगों ने मेरी बात मान ली। चलिए, इतना मेरा भी काम रहा होगा कि उन्होंने मान लिया बच्चों की। तो ये जो जेंडर वाली बात है, अपने आप में ये तो सर्वनाश स्थिति है। और फिर बात वही है कि ये सारा तोड़ना अपने आप में टाइम टेकिंग है, लेकिन हम लगे हैं, हम बातचीत करते हैं कई बार बच्चों से। मुझे तो हमेशा इन मुद्दों पर बात करना पसंद है कि बच्चों, तुम अपने आप में ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ द्वाराहाट महाविद्यालय में 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स लड़कियां हैं। हमारे पास 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें 750 के आस से ऊपर ही लड़कियां हैं इस समय। तो और लड़के या तो हल्द्वानी में होंगे या फिर अल्मोड़ा में हाँ होंगे या हाँ, किसी और बिल्कुल। जगह में होंगे। मैं उनसे ये स्पष्ट कहता भी हूँ कि देखो बेटियों, तुम्हारे माँ बाप के पास बेटों को बड़े शहरों में भेजने के लिए पैसे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुमने यहीं पर से साबित करना है। तुमने यह साबित करना है कि तुम उतनी ही काबिल हो, बल्कि उनसे ज्यादा ही काबिल हो, कम नहीं हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम साबित करो। तो तुम्हारे पास मौके कम हैं, लेकिन मौके हैं। तुम्हारी माओं के पास इतने भी नहीं थे। तुम्हारे पास मौका है ना बच्चों, मिल रहा है ना? तो ठीक है, मौका लड़कों से थोड़ा कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, उसे आने दीजिए, ठीक है। मौका मिल रहा है उसको, आज कम से कम इतना भी मिल रहा है, तो इस मौके का सदुपयोग करो। और कोशिश करें कि, क्योंकि सामाजिक बदलाव आर्थिक बदलाव की तरफ बहुत तेजी से नहीं हो पाते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, तो थोड़ा बदलाव में वक्त लगता है। और कोशिश करें कि इस पीढ़ी की हमारी बेटियां इस बदलाव की सबसे बड़ी वाहक साबित हो। और आप जैसे अगर शिक्षक उन्हें मिले हैं तो मुझे लग रहा है वो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हर ऊंचाई को छू सकती हैं। एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व आपका है जो हर किसी को अपील करता है। सर, चलते चलते गणित के जो हमारे महानुभाव रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजम की तरह कौन कौन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने गणित की सेवा की है या जो कर रहे हैं? भारत में अगर कुछ इस तरह के लोग हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उनका जिक्र जरूर करें। और मैम, भारत में श्रीनिवास रामानुजन महोदय तो सबसे बड़े नामों में से रहे ही हैं। प्राचीन भारत में भी बहुत बड़ा नाम है। मतलब उस पर बातचीत के लिए हमें पूरा अलर्ट से वार्ता कभी करनी चाहिए, क्योंकि केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स अपने आप में लाजवाब है। महाराष्ट्र में कई लोग दिग्गज रहे हैं। प्राचीन भारत में अपने आप में बहुत बड़ी सीरीज है जिसपे अकेले बात की जा सकती है कभी। मैं माफी चाहते हुए उन सभी सज्जनों से जो लोग पुराने हमारे हैं, मैं नए में अगर बात करता हूं तो एक बड़ा नाम हमारे पास रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन के अतिरिक्त प्रोफेसर हरिश्चंद्र मेहता। हरिश्चंद्र मेहता साहब ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स किया, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए एमएससी पीएचडी करने फिजिक्स में, प्रोफेसर डिराक के अंडर। वहां क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैथमेटिक्स पे अच्छी पकड़ जरूरी चाहिए थी। तो मेहता जी ने मैथमेटिक्स का एक कोर्स अटेंड किया कैम्ब्रिज में, और कोर्स अटेंड करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि मैथ्स में बहुत मजा आ रहा है।
उन्होंने कहा कि अब मुझे मैथ्स में ही पीएचडी करनी है। तो आप सोचिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय कहते तुमने तो एमएससी फिजिक्स किया है तो तुम मैथ्स में पीएचडी कैसे कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कैम्ब्रिज ने कहा ठीक है, अगर आप करना चाहते हो और अगर आप कर सकते हो तो करिए, क्या दिक्कत है। और उसके बाद हरिश्चंद्र मेहता ने जो किया वो इतिहास है अपने आप में। ली एलजेब्रा हमारी एक ब्रांच है एडवांस एलजेब्रा में, और बहुत जबरदस्त काम किया। इसके अलावा मैं नॉर्थ इंडिया में ही कम से कम प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी का नाम लेना चाहूंगा। जी बनवारी लाल शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित के फाउंडर माने जाते हैं। इतना गणित में आज उनके दो शिष्य अपने फील्ड में चरम पर हैं भारत में, तो प्रोफेसर रामजी लाल श्रीवास्तव सर और प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी सर। जी। बनवारी लाल बनवारी शर्मा जी, लाल को हम गांधीवादी विचारक और गांधीवादी एक्टिविस्ट के तौर पर जानते हैं। जी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो इस तरह के गणित की एक शख्सियत रहे हैं। मैम, वो फ्रांस में पेरिस में प्रोफेसर कार्ता के अंडर जब काम किया, और उन्हें डीएससी भी फ्रांस से ही मिली थी, डीएससी डीडीबी। और कार्ता साहब वो दिग्गज रहे हैं जिनके 4 शिष्यों को फील्ड मेडल मिला है, जो गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। कार्ता साहब का कद ये था, उनके साथ बनवारी लाल शर्मा सर ने काम किया था। उनके ही अंडर में रामजी लाल श्रीवास्तव सर, सत्यदेव त्रिपाठी सर से लेकर आज भी बहुत सारे साथी मैं नई पीढ़ी के जानता हूं। कम से कम 5 लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में एल्जेब्रा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब विश्वविद्यालय का गणित विभाग बहुत शानदार रहा है। यहां तक कि मैम आपको बता दूं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में प्रोफेसर एएन सिंह जब रहे बहुत पहले, तो आज भी तो वो गणित के ही प्रोफेसर थे और कुलपति रहे। बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में अगर आप डीएसपी कैंपस जाएं कभी, तो ऊपर जो हॉल है एएन सिंह हॉल, वो एएन सिंह सर के नाम पर ही है। वो गणित में बड़ा नाम रहे। गणित की आधुनिक परंपरा में भी बहुत सारे साथियों का नाम मैं जानता हूं, जो प्रोफेसर एमएस रघुनाथन से लेकर साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ में भी, इवन आईआईटी गुवाहाटी बहुत अच्छा काम कर रही है अब तो। मैम, आज जब आपके पास इंटरनेट है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इंटीरियर में रह के गणित में काम नहीं कर सकते, या किसी भी विषय में। आपके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए और आप बेहतर इंटरनेट को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट आने के बाद मैम चीजें सीखना आसान हुआ है। बस एक दिक्कत आई है इंटरनेट के साथ। आपने एक चीज गौर की होगी मैम, जब डॉक्टर कहीं पर ऑपरेशन करते हैं ना शरीर में, तो वो क्या करते हैं, जैसे माना पेट का ही ऑपरेशन करना है, तो एक कपड़े से पेट को ढक देंगे, केवल उतने हिस्से में देखेंगे जितने में ऑपरेशन करना है, या शरीर के कहीं पर भी किसी भी हिस्से में। बाकी क्यों ढकते होंगे जरा सोचिएगा, ताकि वो एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर सके। इंटरनेट के साथ ये दिक्कत है कि जब आप इंटरनेट के साथ होते हैं तो फोकस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किताब के साथ थोड़ा बेहतर फोकस हो पाता है। जी जी, आप समुद्र में गोते लगा रहे हैं और आप उसी सीपी को ढूंढ कर लाएंगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप इधर उधर जा सकते हैं। वो भटकने के चांस ज्यादा है, जी, क्योंकि जी, चीजें इजीली एक्सेसिबल भी है। जी, कई बार आंसर जल्दी ढूंढने की कोशिश। जी, पुस्तक के साथ एक थोड़ा सा यह है कि किताब पर आप कंसंट्रेट करते हैं। इंटरनेट का ये एक माइनस है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सभी माइनस ही हैं, लेकिन मैंने खुद एनपीटीईएल है, हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, सरकार, भारत सरकार के द्वारा संचालित है। आईआईटीज के प्रोफेसर्स के द्वारा एनपीटीईएल एक प्लेटफॉर्म चलाया जाता है। उसमें बहुत शानदार लेक्चर है। मैंने खुद बहुत सारी चीजें वहां से सीखी, और जब मैंने समझी तो अपने छात्र छात्राओं को भी बताई। तो इंटरनेट बहुत लोकतांत्रिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीजें हम रिमोट में सीख पा रहे हैं। आज आप हल्द्वानी बैठी हुई हैं, मैं द्वाराहाट बैठा हुआ हूँ, फिर भी बातचीत ऐसे हो रही है जैसे आमने सामने बैठे हो। ये इंटरनेट का ही योगदान है, और बेहतर भी है। बच्चों से बस इतना कहना था कि जैसे डॉक्टर जिस समय किसी चीज पे फोकस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि बाकी चीजें उनकी नजरों के सामने ना आए, वो कपड़ा डाल देते हैं, वो उतने पर फोकस करते हैं। और शायद जरूरी होता होगा ये, क्योंकि ये कंसेप्ट भी शुरुआत में शायद नहीं रहा होगा। किसी समझदार डॉक्टर ने महसूस किया होगा। बच्चों से यही कहना है कि इस बात का ऐसा ध्यान रखिएगा बस।
तो बहुत बेहतरीन बातचीत आप बता रहे हैं, कई सारे नाम आपने बताए जो गणित की सेवा में लगे हैं। सर, गणित के क्षेत्र में कुछ संतोषजनक काम हो रहा है। क्या कहना है आपका कि अभी क्या चुनौतियाँ बाकी हैं? हाँ मैम, काफ़ी कुछ ब्रांचेज में तो 1980 के बाद ही रिवॉल्यूशन आया है। 1980 के बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर्स की उपलब्धता जब हुई ना, और कंप्यूटर आसानी से विश्वविद्यालयों में, ऑफिसेज में मिलने लगे और वैज्ञानिकों को भी मिलने लगे, और तब उसके बाद जब रिसर्च बढ़ी तो कंप्यूटर्स ने अद्भुत काम किया, बड़ा बदलाव लाए। कैसे लाए? देखिए, बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ मनुष्य नहीं कर सकता। इवन जितना एक कैलकुलेटर कर सकता है मनुष्य, उतना भी तेज नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं। जी। अब फायदा क्या हुआ, हम इसको ऐसे समझते हैं। मौसम विभाग के ही देखिए, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विभाग के पास बहुत ह्यूज डेटा होता है, बहुत पुराना, बहुत बड़ा डेटा होता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवाओं की स्पीड, बहुत सारी चीजें, और उस आधार पर वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं कि अब मौसम कैसा होगा। उसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है मैम, लेकिन कंप्यूटर्स की मदद से हमने अब पहले के मुकाबले उसमें बहुत ज्यादा सफलता पाई है। आज अगर मौसम वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं तो लगभग आज से 20 साल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ऑथेंटिक है। ये कंप्यूटर्स की मदद और गणितीय गणनाओं की मदद से ही हो पाया है। पहला उदाहरण दे रहा हूं। वैज्ञानिकों ने और गणितज्ञों ने सोचा जब ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम और चीजें भी कर सकते हैं। मैडम देखिए, हम जैसे मौसम लगातार गतिमान होता है ना, ऐसा तो हमारे शरीर के अंदर की प्रक्रियाएं भी लगातार गतिमान है। हमेशा ब्लड सर्कुलेशन है, हमेशा नर्व सिस्टम चल रही है, सारी चीजें अंदर चल रही है। क्या इसी तरह हम किसी मनुष्य के खाने का, एक्सरसाइज का, वजन का और बॉडी के बाकी हार्ट, किडनी डेटा लेके, लंबा डेटा लेके, क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 5 साल बाद इस व्यक्ति का हार्ट किस स्थिति में होगा, या किडनी किस स्थिति में, या बाकी अंग किस स्थिति में है? और मैं आपको कह रहा हूँ इस पर काफी अच्छी रिसर्च हो चुकी है। ये वो मौसम विज्ञान का जो मैं कह रहा था, डेटा लेके प्रेडिक्ट करना, उसी तरह ये डेटा लेके भी तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फिर जी, बिल्कुल। अगर इस पे IISER पुणे में काफी अच्छा काम हो रहा है, और भी देश के कई संस्थान हैं जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, नया फील्ड है। हम किसी भी मनुष्य का लाइफस्टाइल देखते हुए, उसके भोजन, उसकी फूड हैबिट्स और उसकी एक्सरसाइज हैबिट्स, ये सारी चीजें, वर्कलोड देखते हुए उसके हेल्थ के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा, अरे ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है यार। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरे परिवार के सदस्य के हार्ट की क्या पोजीशन है, या मेरे पेरेंट्स की क्या स्थिति है, क्या 5 साल बाद का मुझे पता लगेगा, तो आप समझिए 5 साल बाद का जो प्रेडिक्शन है वो वर्तमान स्थितियों में है। एक तरह से वो चेतावनी है। इसका मतलब डॉक्टर कह रहे हैं अभी से अगर आप बदलें अपनी हैबिट्स तो आप सुधार भी कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। यकीन नहीं होता कि गणित भी इस तरह की सेवा कर सकता है। हाँ, एक बहुत दुर्लभ है हमारे लिए सुनना। बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और साइबर सिक्योरिटी में पूरा काम जो है वो गणित के लोग ही कर रहे हैं। बड़ा काम है साइबर सिक्योरिटी जो है, क्योंकि आप अधिकतर चीजें ऑनलाइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी, चाहे या ना चाहे आप ऑनलाइन की ओर जुड़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर उसके खतरे भी हैं। जब आप नया सिस्टम अपनाते हैं तो उसके अपने खतरे भी हैं, तो उस पर काम भी करना पड़ता है। और बहुत सारे हमारे साथी हैं, हल्द्वानी से ही डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह हैं, भोटिया पड़ाव में रहते थे, मेरे सीनियर। उन्होंने IIT गुवाहाटी से इसी में PhD की, क्रिप्टोग्राफी में। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। कई और भी होंगे, बहुत सारे साथी हैं जो इस फील्ड में कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि डिजिटल तो सारी चीजें धीरे धीरे हो ही रही हैं, और हर डिजिटल के पीछे एक सॉफ्टवेयर है, और हर सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, और हर प्रोग्राम केवल मैथमेटिक्स है। बस हमारा रोल पर्दे के पीछे है। जी, जी। पर्दे के आगे हम फिल्म में हीरो का रोल नहीं निभा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आगे हमारा रोल बढ़ना है।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि गणित में स्कोप है या नहीं है। तो स्कोप की कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजें सीखिए आराम से, और अगर आप सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो स्कोप की चिंता मत करिए, बहुत जी, जबरदस्त स्कोप है। जी। तो हम वाक़ई में कल्पना नहीं कर पाते हैं कि इतना हद तक भी ये सब कुछ गणित का ही कमाल है, इसके हिडन में, इसके पीछे नेपथ्य में जो है वो गणित है। हम उसको केवल सामान्य खरीदारी तक उसको सीमित करते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर सिजवाली, आपने आज बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। चलते-चलते एक आप पर एक निजी सवाल है कि सरकारी नौकरी छोड़कर आपने कोचिंग संस्थान खोलने की सोची, बच्चों को गणित पढ़ाने की सोची, क्या वजह थी इसके पीछे? मैम, जिस समय मैं टीचर बना शुरुआत में ना, तो उस दौरान मैं शायद टीचर बनना नहीं चाह रहा था शुरू में। मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा था, तो 2 बार मेंस दिया भी, लेकिन नहीं हुआ। फिर टीचिंग में आया और टीचिंग करने लगा, और बाद में इतना मजा आया कि आज मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं शिक्षक हूँ। तो फिर कई साथियों ने पूछा कि ये तो तेरी मजबूरी भी हो सकती है कि आज तू अब टीचर है, तो तेरी मजबूरी है, तू शायद इसलिए कह रहा है, तो तू बनना क्यों चाह रहा था? ब्यूरोक्रेट बनने में क्या इंटरेस्ट था? तो मैंने कहा कि इसका श्रेय तो हमारे उन गुरुजनों को जाता है जिन्होंने क्लास में हमेशा किसी भी ब्यूरोक्रेट, आईएएस या पीसीएस का जिक्र ऐसे किया हो जैसे वो इंसान नहीं हो, भगवान हो, और वो पैदा नहीं होते हो, सीधे अवतरित होते हो कि तो आईएएस बन जाएगा क्या, पीसीएस बन जाएगा क्या। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं कहा कि तू टीचर बन जाएगा क्या? क्लास में 40-50 बच्चे आपके हैं, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी को आर्मी का ऑफिसर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को फिल्म स्टार बनना है, अच्छी बात है, जिसको जो बनना है बनने दीजिए, ठीक है। लेकिन ये शर्मनाक स्थिति है कि जो आदमी साक्षात आपके सामने खड़ा है, पूरी क्लास में से एक बच्चा नहीं है जो वैसा बनना चाह रहा है। क्यों? मतलब आपने अपने आप को किस रूप में व्यक्त किया है? तो उस उम्र में आपको मालूम होगा कि जब कॉलेज की उम्र होती थी या 12वीं 11 12 की, हम में से शायद कोई टीचर नहीं बनना चाहता था। तो इसके लिए किसको क्रेडिट दें? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके सामने है, रोज आप उसके साक्षात वो खड़ा है, पढ़ा रहा है, वैसा क्लास में एक बच्चा नहीं बनना चाह रहा है? ये अपने आप में कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आप कभी द्वारा हट आइएगा, बहुत सारे बच्चे, सारे नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है हमें भी शिक्षक बनना है। तो शिक्षक अपने आप में रोल मॉडल होना चाहिए था। तो हमें भी ऐसा नहीं मिला, तो हमने सोचा ये ब्यूरोक्रेट ही बनना है, हमने भी। फिर इसका ये मतलब नहीं है मैडम कि ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं करते समाज के लिए, ऐसा नहीं है। उनका अपना रोल है, और वो भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, जितना स्थायी रोल कोई शिक्षक निभा सकता है किसी समाज के लिए, शिक्षकों को या तो पता नहीं है, वो हनुमान की कथा पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उनकी अपनी हालत सबसे खराब है। वो कहते हैं कि हनुमान को बताना पड़ा कि उसका बल क्या था। तो शिक्षकों को क्यों समझ में नहीं आता कि वो क्या कर सकते हैं? चाणक्य से लेकर दुनिया भर की कहानियां तो उन्हें मालूम है, उसके बावजूद वो क्यों नहीं सोचते इस बात को कि वो कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं समाज में। निभाना चाहिए भी, उसी बात के लिए तो पे मिल रही है, जॉब मिली हुई है। सारी पीढ़ियां तो एक शिक्षक ही तैयार करता है। हाँ, और तो जब फिर एक, मैं तो आपकी बात पे कोचिंग सेंटर पे आ रहा हूँ, सॉरी थोड़ा लंबी भूमिका बनाई। जी, जी, जी। तो जब मैं शुरुआत में यहाँ आया तो फिर मुझे लगा कि मैथमेटिक्स में तो बहुत ही फाउंडेशन खराब है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाऊं, तो अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो बच्चे आएंगे, और मैं बहुत बड़ी जनरेशन को अगर पढ़ा पाया, एक बड़े लेवल पे मैथमेटिक्स का एक कल्चर डेवलप कर पाया अपने यहाँ, तो कितनी खुशी की बात होगी। लेकिन मैम, जब मैंने ये पढ़ाना हल्द्वानी में अपना एक सेंटर खोल के शुरू किया, तब मुझे हकीकत समझ में आई कि केवल पढ़ाना ही नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का मतलब आप कहीं ना कहीं बिजनेस में आ गए, और बिजनेस मेरे बस का नहीं है। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें सबसे बड़ा विज्ञापन है। आज आप देख रहे हैं ना, आप सारी लड़ाई विज्ञापन के सहारे जीत रहे हैं।
जो नई जनरेशन है वो सबसे ज्यादा टेलीविजन देख रही है, और टेलीविजन देखेगी तो टेलीविजन में विज्ञापन सबसे ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगे, तो बच्चे वहां को भागेंगे। आप कहते रहिए कि आप अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो कुछ सालों में मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस उद्देश्य से आया वो तो फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि फिर एक गलती का एहसास भी हुआ कि हल्द्वानी में फिर भी वो लोग हैं जो पे कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में अभी बहुत सारे बच्चे वो हैं जो पे नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी आगे बढ़ने का उतना ही हक है। अगर मैं यहाँ पर काम करूँ तो कैसा रहेगा। तो इसलिए कोचिंग खोलने की जो कोशिश थी वो कोई बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर तो बहुत ही घाटे का सौदा रही, क्योंकि वो एप्टीट्यूड ही नहीं है बिजनेस वाला। लेकिन हाँ, उसने बहुत सारी चीजें सिखाई फिर भी कि कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को चीजें, और मदद की। फिर वही सारी चीजें हम यहाँ सिखा रहे हैं बच्चों को आज। इंटरनेट ने भी मदद की है, और अब लगता है पहाड़ में यहाँ पर बेहतर तरीके से योगदान हो पा रहा है। तो कोचिंग एक तात्कालिक फैसला था कि मुझे लगा कि शायद मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो लोग मुझसे ही पढ़ना चाहेंगे। बाद में समझ में आया कि इतने सरल नहीं है चीजें, और अच्छा पढ़ा रहे हो तो फिर मेरी मेरी भी, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ कि अच्छा पढ़ा रहे हो तो कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। मतलब यहाँ पढ़ाने में क्या दिक्कत है, यहाँ अच्छा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, फिर आप वहीं क्यों पढ़ाना चाह रहे थे। ये मैं अपने ऊपर भी आरोप लगा रहा हूँ ना। जी बिल्कुल। इतना महान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरी गलती कई तरह से थी, मैंने वो गलतियां की हैं, और लेकिन आपने जीवन में दुस्साहस मैंने भी किया, आपने दुस्साहस भी किया, आपने रिस्क भी लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ हटके करना चाहते थे और फिर लौट के आप आए और पहाड़ में भी आप अपनी सेवा दे रहे हैं, जहाँ लोग सुगम की तरफ भाग रहे हैं, हल्द्वानी की तरफ भाग रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं अपने पहाड़ के उस जीवन से, अपने इर्द-गिर्द जो हाँ, आपने बनाया है जो माहौल, उससे? मैं अभी भी कह रहा हूँ जीवन में तो बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। मैंने तो खैर औरों से कुछ ज्यादा ही की हैं, और मैं उन सब के लिए जिम्मेदार भी हूँ, स्वीकार भी कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि भाई मैंने गलती की है। लेकिन अपनी गलतियों से मैंने सीखा है, और अब मैं चाहता हूं कि वही काम जो मैं कोचिंग में सोच रहा था वो कॉलेज में क्यों नहीं कर सकता मैं। और मैं अभी भी भरोसा जताता हूं इस बात के लिए कि जिंदगी में जहां भी मौका मिलेगा हम उस डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जरूर बनाएंगे। हमारी मेरी कोशिश होगी कि जहां भी मुझे पीजी डिपार्टमेंट या ऐसा मिलेगा कल को, और यहाँ यूजी मिला है वहां भी कोशिश है। इतने सालों में कोई कह दे द्वाराहाट में कि एक भी बच्चे को मैथ्स के ट्यूशन पढ़ने की कहीं जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को कोचिंग में या इधर उधर ना जाना पड़े। नेशनल लेवल तक के भी जो परीक्षाएं हैं वो हम यहीं क्यों नहीं पढ़ा सकते। अगर हम कहते हैं कि हम में काबिलियत है, तो वो काबिलियत हमारे बच्चों में दिखनी चाहिए ना, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और हम ऐसा करके रहेंगे। अभी अभी से कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, वक्त आएगा और आप भी देखेंगे और बाकी लोग भी महसूस करेंगे। जी, जी, जी। तो सर सैल्यूट करते हैं आपको, सैल्यूट करते हैं कि आप इस तरह से, एक दौर था कि पूरा कोचिंग में बच्चे भरे रहते हैं, यहाँ हल्द्वानी में भी वही हाल है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके इलाके का कोई भी बच्चा कोचिंग नहीं जाता है, ट्यूशन नहीं जाता है। आप निःशुल्क उनको पढ़ा रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है उन्हें जाने की। नहीं मैम, बहुत निःशुल्क नहीं पढ़ा रहे हैं। जी, निःशुल्क जी। शब्द उचित नहीं है, क्योंकि जो सैलरी मिल रही है वो समाज ही आप तो दे रहा है हमें। जी, जी, आपकी निःशुल्क नहीं ड्यूटी है, है। हम तो पेड वर्कर हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं प्रोफेशनल हूँ। जी, महानता का टैग उस दिन होगा जिस दिन सैलरी के बिना पढ़ाएंगे। जी, जी। अभी तो हर महीने के काम के बदले सैलरी मिल रही है, बल्कि कई महीने तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी सैलरी मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, निःशुल्क वाली कोई बात ही नहीं है। सर ये आपका बड़प्पन है। सर चलते-चलते ऐसे शिक्षकों के लिए जो एक साइंस है तो साइंस ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स तक ही सीमित हैं, सामाजिक तमाम चीज़ों में उनका दिलचस्पी नहीं है या पढ़ते नहीं हैं। अब तो नया जो शिक्षा नीति बनी है उसमें भी कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ के विषय साइंस वाला भी ले सकता है। ये जो मर्ज कर दिया दोनों को, आप खुद ही बीबीसी बचपन से सुना करते हैं, तमाम इस तरह के अखबार आपने पढ़े हैं, पूरा दायरा आपका सामाजिक है, तो आपका क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए? और मैम, आप रोज आप खीर तो नहीं खा सकते ना लगातार। हुँ, हुँ। लगातार आपको खीर ही मिलती रहे हर समय, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। आप वो एक रस वाली चीजों में बोर होंगे ही होंगे। समाज में कई चीजें हैं और आप भी सामाजिक प्राणी हैं, तो जितनी चीजों को पढ़ेंगे, अब पढ़ना बंद हो गया मैम।
शिक्षकों का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अधिकतर शिक्षक साथियों का पढ़ना बंद हो चुका है मैम। जितना पढ़ना है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जिंदाबाद, उल्टा सीधा फॉरवर्ड कर करके पढ़ना बस हो गया। इससे आगे पढ़ना बंद हो चुका है। और जब पढ़ना बंद हो जाएगा मैम तो सीखने की खुशी भी नहीं आएगी, और जब सीखने की खुशी नहीं होती तो सिखाने का मजा भी नहीं आएगा। मतलब आपने कुछ नया सीखा होगा, कई बार आपने अपने घर में बचपन में अपने दोस्तों को, अरे यार मैंने ना नया सीखा, चल तुझे बताती हूँ। तो जो मुझे कोई नई बात पता लगती है मैम, वो जब हम पड़ोसी की बुराई का कोई तत्व मिलता है, कितनी खुशी मिलती है कि मैं किसी को बताऊं अब ये बात। बिल्कुल। हाँ, जब नया कुछ भी मिलता है तो इंसान सबसे पहले वो बताना चाहता है। हम्म, शिक्षक साथी अगर बताना नहीं चाह रहे हैं बच्चों को तो नया मिल नहीं रहा, मतलब हम्म, उस तरह का नया जो उन्हें क्लास में शेयर करना चाहिए था। बिल्कुल। पढ़ना बंद हो चुका है। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ना बंद मत करिएगा। ये भी एक तरह की डेथ हुई है, मतलब एकेडमी डेथ हो गई है। जी, जी। आप कम से कम एकेडमी डेथ मत होने दीजिए। भाई इतना ही कहना चाहूंगा। ये उन तमाम पूरी पीढ़ियों के लिए भी नुकसानदेह होगी, अगर ये बनी रहती है ये स्थिति जड़ता की। मैम, अ, अगर आप अभी ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में है, अगर अपने घर तक यहाँ से एक ऑटो लेती हैं और किसी दिन आपकी मजबूरी का फायदा उठा के ऑटो वाला 50 रुपए के बदले आपसे 200 लेता है, मान लेते हैं, जी, आपकी भी मजबूरी है, कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही है, जी, उसने आपसे 150 ज्यादा ले लिए, आप नुकसान में रही। लेकिन मैम ये नुकसान ना रिकवरेबल है, कोई बात नहीं, ठीक है उसने ले लिए ना, लेकिन इससे ना आप जिंदगी में बहुत पीछे नहीं जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने साड़ी खरीदी, 1,000 की साड़ी थी, दुकानदार ने आपको 2,500 की लगाई, गलत किया, लेकिन ये रिकवरेबल है। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन मैम शिक्षकों का जो काम है वो रिकवरेबल नहीं होता। फिर हम अगर काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से तो पूरी पीढ़ी बर्बाद होती है। जी, 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 और एक फसल बर्बाद होने के बाद दूसरी फसल में अच्छा बीज कहाँ से लाओगे फिर? तो दिक्कत आएगी। तो हमारा काम रिकवरेबल नहीं है मैम, अगर हमने लापरवाही बरती। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बात को समझिए कि हमारे कंधों पर कितना बड़ा बोझ है। आप चीजों को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि विद्यालय में ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, इन बच्चों की वजह से वो बच्चे जो घर में बैठे हैं ना, वो पल रहे हैं। हम्म, तो थोड़ा सा अगर इंसान की आत्मा जिंदा हो तो उसे लगेगा कि यार हाँ ये गलत हो रहा है। एकेडमिक डेथ भी हो रही है, पढ़ना लिखना बंद हो गया तो सिखाने की खुशी भी खत्म हो गई है। अब बरसीम जैसी कितने साल तक काटोगे भाई? जी, 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 तो नई फसल बोनी पड़ेगी आपको। तो इस वजह से कई फैक्टर ये हैं। हित अपना तोड़ ही दिया शिक्षक साथियों ने सरकारी विद्यालयों से। जब उनका हित वहां बचा ही नहीं है तो अब उनका ध्यान केवल अपने व्यक्तिगत बच्चों तक ही रह गया। तो कई ये फैक्टर हैं जिस वजह से हम लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और हम अभी भी ला सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है मैम, हम अभी भी ला सकते हैं। जी, 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 आप इस बात को सोचें कि हम ला सकते हैं अपनी अपनी जगह पर, क्यों नहीं ला सकते? मतलब मुझे तो भरोसा है हम जहां पर रहेंगे वहां तो ले ही आएंगे, जी। तो बाकियों पे तो क्यों नहीं है? जी, जी, जी। तो बहुत भावुक अपील आपने ये की है, बहुत ही सुंदर। तो डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली, इतनी महत्वपूर्ण अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहे, तमाम दर्शक, तमाम श्रोता, आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।